जय हिंद दोस्तों। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसे पॉस एक्ट भी कहा जाता है, 2013 में बना। ये एक स्पेशल एक्ट है जो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के तहत हर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉरपोरेट ऑफिस जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, वहां पर आईसी यानी इंटरनल कमेटी का गठन करना अनिवार्य होता है। जरूरी नहीं इन 10 एम्प्लॉयज में कोई फीमेल भी हो। अगर 10 मेल एम्प्लॉयज भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आपके लिए इंटरनल कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। अगर हम ओरिजिनल एक्ट की बात करें जो 2013 में इनेक्ट हुआ, तो उसमें आईसी की जगह आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के गठन की बात कही गई है। लेकिन 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत आईसीसी की जगह आईसी यानी इंटरनल कमेटी के गठन की बात की गई, क्योंकि ये कमेटी कंप्लेंट कमेटी नहीं है जो कंप्लेंट के बाद कार्य करती है, बल्कि आईसी इंटरनल कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो प्रोएक्टिव मेजर्स भी लेती है टू प्रोटेक्ट वुमेन्स एट वर्क प्लेस फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। इस सेशन में हम बात करेंगे पॉस एक्ट के मेन प्रोविजंस की। सेक्शन 4 में कैसे बताया गया है कि आईसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आईसी के मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में पॉस एक्ट को लाया गया। तो चलते हैं पॉस एक्ट के इतिहास की। दोस्तों, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन के इतिहास को देखें तो वाई.एन. हरारी की पुस्तक सेपियंस में बड़ी ही खूबसूरती से बताया गया है कि अर्ली एजेस में जब मानव सभ्यता पनप रही थी तो किस प्रकार पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग भूमिकाएं मिली। क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही रिप्रोडक्शन में सक्षम थी, तो संतान को जन्म देना और उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी महिलाओं को मिली, जबकि पुरुष हंटिंग करके परिवार का पालन पोषण करते थे। अलग अलग भूमिकाएं होने के कारण पुरुषों के कंधे चौड़े हो गए और वो फिजिकली स्ट्रांग हो गए। जंगल का कानून था, जो कमजोर था उसके ऊपर लगातार अत्याचार होते रहे। आदिकाल की ही बात नहीं है, अगर हम रामायण, महाभारत और मुगल काल की बात करें, वहां भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मॉडर्न इंडिया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तो पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिले फंडामेंटल राइट्स के रूप में। और अगर महिलाओं का शोषण होता है, लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इस बात को पॉस एक्ट के प्रियम्बल में बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। Preamble of POS Act says that this act will provide protection to women against sexual harassment at workplace because of two reasons. Number one, if there is any harassment of women at workplace, that is violation of Article 14 and 15 of Indian Constitution, which provides women right to equality, that there should not be any discrimination on the basis of caste, creed, place of birth and sex. Further, if a woman is sexually harassed at workplace, it is violation of Article 19 of the Constitution, which provides her the right to practice any profession anywhere in India. Further, such harassment is violation of Article 21 of the Indian Constitution, that is an infringement in the personal liberty of that woman. तो ये सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पॉस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया गया। और पॉस एक्ट के जो ये प्रोविजंस हैं, ये मेनली लिए गए हैं विशाखा गाइडलाइंस से। तो आइए समझते हैं क्या है विशाखा गाइडलाइंस। घटना 1992 की है। भमरी देवी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट राजस्थान में विमेन और चाइल्ड राइट्स की लड़ाई लड़ रही थी। एक अपर कास्ट फैमिली में एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी, जिसे रोकने के लिए भमरी देवी ने पुलिस में एफआईआर करवाई। इसके बाद रिटेलिएशन में अपर कास्ट फैमिली के कुछ लोगों ने भमरी देवी के साथ गैंग रेप किया। भमरी देवी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक न्याय की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। तब 1997 में एक एनजीओ ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि वर्क प्लेस के ऊपर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉरपोरेट ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई कि आप अपने यहाँ विशाखा गाइडलाइंस के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमेटियों का गठन करिए। लेकिन एक बार फिर सरकारें
इस मुद्दे को भूल गई। तब 2012 में निर्भया केस हुआ। निर्भया केस के बाद एक बार फिर पूरे देश में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर मूवमेंट शुरू हुए। तब 2013 में सरकार ने पॉश एक्ट पारित किया। तो पॉश एक्ट की सेक्शन 4 में इंटरनल कमेटी के गठन की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 4 के तहत इंटरनल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो सेक्शन 4 इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के गठन की बात करती है, यानी आईसीसी के गठन की बात करती है। लेकिन 2016 के अमेंडमेंट के बाद अब आईसी यानी इंटरनल कमेटी का गठन होगा सेक्शन 4 के तहत। आईसी में मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 4 मेंबर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी अ सीनियर फीमेल ऑफिसर। अगर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, हमारे ऑफिस में नहीं है, तो दूसरे ऑफिस से होगी, लेकिन पीओ इज ऑलवेज अ सीनियर लेवल फीमेल ऑफिसर। सेकेंडली 2 मेंबर्स होंगे जो एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय प्रेफरेबली जिनको लीगल नॉलेज है या जो सोशल कॉज के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको चुना जाएगा। और 4th मेंबर जो होगा वो एक एनजीओ ग्रुप से होगा, जो विमेन के कॉज के लिए कोई ग्रुप, एनजीओ ग्रुप काम कर रहा है, वहां से हम एक मेंबर को चुनेंगे। अब आईसी के ये मिनिमम 4 मेंबर्स में 50% फीमेल्स होनी चाहिए। अगर 4 मेंबर्स हैं तो 2 फीमेल होंगे, 2 मेल होंगे, मिनिमम 2 फीमेल आवश्यक है। अगर 6 मेंबर्स आप रख रहे हैं तो उसमें 3 फीमेल का होना जरूरी है। इसके अलावा इन मेंबर्स की एक क्वालिफिकेशन भी है। क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी मेंबर प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, या वो किसी केस में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सारे मेंबर्स या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड चाहिए। किसी भी तरह की कन्विक्शन या कोई पेंडिंग इंक्वायरी हो, वो आईसी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। आईसी के मेंबर्स का मैक्सिमम टर्म 3 इयर्स का होता है, लेकिन मेंबर्स के कन्विक्शन होने, डी विजिलेंस एंगल आने या अब्यूज ऑफ पावर होने की स्थिति में उनको समय से पहले रिप्लेस करना होता है। क्योंकि सेक्शन 4 और सेक्शन 2 के अनुसार आईजी फ्रंटियर यानी एचओडी ही इंटरनल कमेटी के गठन के लिए कॉम्पिटेंट होता है, तो किसी मेंबर को रिप्लेस करने की पावर भी एचओडी के पास ही होती है, यानी फ्रंटियर आईजी के पास ही होती है। सेक्शन 9 के प्रोविजंस के अनुसार एग्रीव्ड वुमेन को रिटर्न कंप्लेंट इंटरनल कमेटी को करनी होती है। अगर रिटर्न कंप्लेंट किसी दूसरी अथॉरिटी को भी की गई है तो वो अथॉरिटी उस कंप्लेंट को इंटरनल कमेटी के पास भेज देती है। सेक्शन 2 में बताया गया है कि एग्रीव्ड वुमेन वो है जिसके साथ एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। वो एम्प्लॉय भी हो सकती है और नॉन एम्प्लॉय भी हो सकती है। यानी अगर किसी विजिटर के साथ कार्यस्थल के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट होता है तो वो भी इंटरनल कमेटी को अपनी कंप्लेंट कर सकती है। 3 मंथ का लिमिटेशन पीरियड है, यानी 3 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट कंप्लेंट दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन आईसी के पास पावर होती है कि वो इस टर्म को रिलैक्स कर सकती है, लेकिन वो किस स्थिति में होगा, उसके रीजंस उन्हें प्रोसीडिंग्स के अंदर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एग्रीव्ड वुमेन की फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी होने की स्थिति में उनके लीगल हेयर्स भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 10 में कंसिलिएशन के प्रोविजंस हैं। कंसिलिएशन यानी समझौता तभी होगा जब एग्रीव्ड वुमेन रिटर्न रिक्वेस्ट करेगी। उस रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर पार्टीज को बुलाया जाएगा, लेकिन मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगी, पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। यहां पर दोनों पार्टीज के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस सेटलमेंट की एक कॉपी विक्टिम को दी जाएगी, एक कॉपी ऑफेंडर को दी जाएगी और एक कॉपी एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी फाइनल ऑर्डर के बाद। तो सेटलमेंट अगर हो जाती है तो उसके बाद फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी, केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होती या सेटलमेंट की टर्म्स कंडीशन को
वायलेट किया जाता है ऑफेंडर के द्वारा, तो फिर सेक्शन 11 के अनुसार इंक्वायरी होगी। अब इंटरनल कमेटी सेक्शन 11 के प्रोविजंस के अनुसार इंक्वायरी करती है। सेक्शन 11 में दिया गया है कि इंटरनल कमेटी को सिविल कोर्ट के समान अधिकार होते हैं, यानी वो विटनेसेस को समन करने की पावर रखती है, वो विटनेसेस को समन करके ओथ के ऊपर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। इंटरनल कमेटी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट किसी विटनेस से डिमांड कर सकती है, किसी ऑफिस से डिमांड कर सकती है। इंटरनल कमेटी के पास 90 दिन का टाइम होता है और इन 90 डेज में इंटरनल कमेटी सभी तरह के विटनेसेस को एग्जामिन करती है, सभी तरह के एविडेंसेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, उनको एड्यूस किया जाता है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। 90 दिन में फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के बाद 10 दिन का टाइम होता है इंटरनल कमेटी के पास कि वो अपनी रिपोर्ट को एम्प्लॉयर को सबमिट कर देती है। सेक्शन 12 में प्रोविजन है कि जब ये इंक्वायरी चल रही होती है उसमें एग्रीव्ड वुमेन इंटरनल कमेटी को रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकती है कि या तो उसका ट्रांसफर उस प्लेस से किया जाए या फिर ऑफेंडर का ट्रांसफर कर दिया जाए, या वो एंटाइटल्ड होती है एग्रीव्ड वुमेन कि वो 3 मंथ की लीव अप्लाई कर सकती है। तो इंटरनल कमेटी कोई भी रिकमेंडेशंस एम्प्लॉयर को भेज सकती है और एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली इस मैटर में डिसीजन लेते हैं जैसा कि इंटरनल कमेटी ने रिकमेंड किया होता है। सेक्शन 13 के प्रोविजंस के अनुसार जब इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और एम्प्लॉयर को सबमिट हो जाती है तो उसकी एक एक कॉपी दोनों पार्टियों को, यानी कंप्लेनेंट और ऑफेंडर दोनों को उसकी एक एक कॉपी दी जाती है। तो अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन एक, जहां पर केस प्रूव नहीं होता, जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। अगर केस प्रूव नहीं होता तो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन जो 13 सब क्लॉज 3 में बताई गई है कि अगर केस प्रूव हो जाता है तो उस डिपार्टमेंट के जो भी सर्विस रूल्स होंगे उनके अनुसार ऑफेंडर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन मॉनेटरी यानी कंपनसेशन की पेमेंट करने के लिए भी हो सकता है और दूसरी तरह की पनिशमेंट भी हो सकती है, जो भी वहां के सर्विस रूल्स प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा जो सेक्शन 14 में बताया गया है कि अगर केस डिसप्रूव्ड होता है, यानी एविडेंस ये आता है कि मैलिशियस कंप्लेंट थी, कंप्लेंट जो थी वो फॉल्स थी, फैब्रिकेटेड थी, तो उस स्थिति में कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकता है वहां के सर्विस रूल्स के प्रोविजंस के अनुसार। अगर हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें या आर्मी की बात करें जिनका अपना एक्ट है, वहां पर हम उस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आर्मी, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी जिनके अपने एक्ट एंड रूल्स हैं। तो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट में अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन किस प्रकार होगा। इंटरनल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार हम चार्जशीट या ऑफेंस रिपोर्ट बनाएंगे और इंडिविजुअल को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसकी हियरिंग रूल 46 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। रूल 46 की हियरिंग में इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर समरी ट्रायल करना एडवाइजेबल नहीं है, सिविल ऑफेंस है, तो यहाँ पर फोर्स कोर्ट ट्रायल ही एडवाइजेबल है। रूल 46 की हियरिंग में रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के ऑर्डर होंगे, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस किया जाएगा और उसके बाद आरओई में अगर चार्जेस पे एविडेंस आता है तो उसके बाद फोर्स कोर्ट ट्रायल होगा और इंडिविजुअल को फोर्स कोर्ट ट्रायल के द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी। ये सारी कार्रवाई 60 डेज के अंदर हो जानी चाहिए क्योंकि पॉस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर को फाइनल डिसीजन लेने के लिए 60 डेज की टाइमलाइन दी गई है। सेक्शन 18 में अपील के प्रोविजंस हैं। इंटरनल कमेटी रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई एक्शन होता है तो वह एंटाइटल्ड है अपने सर्विस रूल्स के तहत किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए। सेक्शन 19 में
एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बताई गई हैं। एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो कार्यस्थल के ऊपर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, अवेयरनेस कैंपेन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे लोगों में पोस्ट एक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। एम्प्लॉयर की ही नहीं, एम्प्लॉय की भी यहाँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हर एम्प्लॉय ये सोचे कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर वो अपनी सिस्टर, अपनी मदर के लिए चाहता है, वही वर्किंग एटमॉस्फेयर वो अपनी फीमेल कोलीग को दे, तो शायद पॉस एक्ट के पीनल प्रोविजंस को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम महिलाओं को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कार्यस्थल के ऊपर दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।